जब से ईरान इजराइल वार शुरू हुआ है तब से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी मिडिल ईस्ट के देश को हुआ है तो वो यूएई था। वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वहां पर लगभग ईरान ने 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2200 से ज्यादा ड्रोन्स छोड़े उनके ऊपर, जिनको यूएई ने इंटरसेप्ट किया है, और वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगभग तबाही कर दिया है ईरान ने। अब ऐसे बुरे टाइम में यूएई को उम्मीद थी कि उसके जो लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी और यूएसए, वो उसकी मदद करेंगे ऐसे टाइम पे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब इससे फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद में यूएई ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब ओपेक से बाहर निकल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तेल उत्पादन देशों का 13 देश इसमें शामिल है, उनका एक समूह है जो कि पूरे दुनिया में 40% तेल और 80% ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल भाषा में बात यह है कि ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई कितनी जानी है और कितने तेल के प्राइसेस रहने हैं, और इनका लीडर है सऊदी अरेबिया। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिनकी वजह से यूएई इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ है कि उसने ये कदम उठा लिया। अब देखिए, इसमें सबसे पहला था कि यूएई ने अपनी कंपनी एडनोक में 150 अरब डॉलर का लगभग इन्वेस्टमेंट किया था। वो ये सोच रहे थे कि लगभग 50 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, लेकिन ओपेक के थे कड़े नियम जिनको सऊदी अरेबिया डिसाइड किया करता था। अब उसकी वजह से ये अब पूरी अक्षमता का अपना इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो मार्केट में जितनी मर्जी चाहे उतनी सप्लाई करेंगे और जो प्राइसेस चाहे वो प्राइसेस पे रखेंगे। अब उनके ऊपर सऊदी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसका यही सिर्फ कारण नहीं है कि वो ओपेक से बाहर आया, उसकी फ्रस्ट्रेशन के और भी बहुत से कारण है। सबसे पहला कारण है पाकिस्तान। पाकिस्तान से उनको उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, क्योंकि आप ये देखिए 2018-19 से लेकर के अभी तक हर बार इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे यूएई ने साथ दिया है पाकिस्तान का, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए बात हो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए गए और उनके ऊपर बार बार रोल ओवर भी पाकिस्तान को दिया गया। और यूएई ने पाकिस्तान के पोर्ट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, क्योंकि वो एक भाईचारे वाला उसको ट्रेड मानते थे और उनके साथ में रिलेशंस चला रखे थे। लेकिन जब अप्रैल 2026 आया, जब यूएई पर ईरान ने इतने ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े, तो पाकिस्तान ने यहां पर न्यूट्रल अप्रोच अपनाया, ना कि यूएई का साथ दिया। पाकिस्तान यहां पे बन गया मीडिएटर। यूएसए और ईरान के बीच में उसने मीडिएट करने का फैसला किया, जबकि यूएई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान अब यूएई को प्रोटेक्ट करेगा। और इसी के चलते यूएई ने तुरंत से $3.5 बिलियन अपने पाकिस्तान से वापस मांगे कि हमारा पैसा वापस दो, अब कोई रोल ओवर नहीं मिलेगा। जबकि वो अगर चाहते यूएई वाले तो उसको 2027 तक एक्सटेंड कर सकते थे। अभी अप्रैल में इसकी न्यूज भी आई थी कि पाकिस्तान को अभी $3.5 बिलियन यूएई को वापस देने हैं। अब यहाँ पर सऊदी का भी रोल आ जाता है। जब यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर वित्तीय दबाव बनाया, यानी कि, तो इसके बाद में सऊदी अरब ने यहाँ पर आकर एक गलत गेम खेल दिया। उसने $5 अरब की क्रेडिट लाइन पाकिस्तान को दे दी, जिससे पाकिस्तान यूएई के पैसे वापस देने में सफल हो गया। और इसके चलते और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई यूएई की सऊदी के खिलाफ भी। और इसके बाद 2025 में सऊदी ने और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट भी किया था नाटो जैसा। उन्होंने उसमें ये बोला था कि अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरे के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। हालांकि वो कुछ काम नहीं आया था। अभी रिसेंटली जब $5 बिलियन की मदद की सऊदी ने पाकिस्तान को, तो सऊदी ने ये शर्त रखी थी कि अब पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जितने भी उसके पास में डिफेंस के मिसाइल्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं, जो भी हैं, वो हमारी भी अब सुरक्षा करेंगे। अब उनको सऊदी के अंदर भी डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। ये उसमें मेन शर्त रखी गई। तो इसके चलते और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई यूएई की। तो यहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को और मिसाइलों को, अब सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय करने की बात की है इस $5 बिलियन के रिवर्स में। एक कारण इसमें सबसे बड़ा ये भी है कि प्रॉक्सी वार जो चल रहे हैं यमन में और सूडान में, सऊदी और यूएई के बीच में टेंशन के कारण एक ये भी सबसे बड़ा है। अब देखिए, यमन में ये हुआ था 2015 में, सऊदी और यूएई दोनों साथ में लड़ रहे थे। तो लेकिन उसके बाद में सऊदी ने थोड़ा सा चेंज किया पाथ। उन्होंने बोला कि हम हूती जो वहां पे रिबेल्स हैं, ईरान के प्रोक्सीज, उनके साथ में अब पॉलिटिकल समझौता करेंगे, ठीक है। लेकिन यूएई ने बोला कि हम तो जो सदर्न सेपरेटिस्ट है वहां पर, जो नीचे वाले जो सदर्न यमन में रहते हैं, वो वहां पर रिबेल ग्रुप है, उनको सपोर्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में वहां से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हुआ। एक बात आई फिर सूडान की। सूडान में सिविल वार चल रहा है, ये सबको पता है। यूएई वहां पर
आरएसएफ को सपोर्ट करती है, जो कि वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको हथियार दे रहा है। जबकि सऊदी अरब जो है वो मिस्र सरकारी सेना ऐसे ऐप को सपोर्ट कर रहा है, और यह पूरी लड़ाई रेड सी के पोर्ट्स और संसाधनों के को वहां पर कंट्रोल करने के लिए हो रही है। अब समझिए, रेड सी में, बाबल मंदेब में जो भी वहां पर इसको कंट्रोल करेगा तो उसी का वहां पर राज चलेगा। तो इसलिए इन दोनों में ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होकर आ रहा है।